हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने राजेंद्र सेकंड को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कोलुतुक प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक। कोलुतुक प्रथम के समय में चोल चालुक्य वंशी परंपरा की शुरुआत हुई थी। कोलुतुंग के पिता वेंगी नरेश विमलादित्य थे और माता चोल वंश की शासक राजराज प्रथम की पुत्री थी। इस प्रकार कोलुतुंग के शरीर में चोल चालुक्य वंश के रक्तों का मिश्रण था। कोलुतुंग प्रथम का विवाह चोल शासक राजेंद्र द्वितीय की पुत्री के साथ हुआ था। कोलुतुंग प्रथम ने अधिराज की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य का राजा बने थे। कोलुतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया, जिससे इससे स्पष्ट है कि श्रीलंका के साथ कोलुतुंग के संबंध अच्छे थे। 1077 ईस्वी में कोलुतुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजे थे, अतः चीन के साथ संबंध अच्छे थे। 1077 ईस्वी में कोलुतुंग प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराकर भूमि का मापाकरण करवाया था। इन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर दयाभाव रूपी रखी भूराजस्व की दर 1/3 भाग निरूपित किया गया। कोलुतुंग प्रथम ने उड़ीसा स्थित कलिंग पर 2 बार आक्रमण किए थे। यहाँ से कोलुतुंग प्रथम ने ऊंचे कद वाले हाथियों को प्राप्त किए थे। उड़ीसा से इन्होंने ऊंचे कद वाले हाथियों को प्राप्त किए थे। कोलुतुंग प्रथम ने चुंगी कर तथा तत्कर को समाप्त कर दिया। इस कर की समाप्ति पर व्यापारियों को अत्यधिक राहत मिली। कोलुतुंग प्रथम ने करों को हटाने के बाद सुगम त्रिवंत चोल की उपाधि धारण की। कोलुतुंग प्रथम द्वारा जारी किए जाने सोने के सिक्के की उपाधि मिलता है, जैसे कैटुकोंड चोलम, मलोड़कोंड चोलम। कोलुतुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाए थे। कोलुतुंग प्रथम के समय में चोल साम्राज्य में शांति काल रहा। कोलुतुंग प्रथम के बाद चोल वंश में निर्बल, अयोग्य, अनुभवहीन राजा बने थे, जिससे चोल वंश की स्थितियां में गिरावट होने लगी, यानी चोल वंश की पतन होने लगी। अब पढ़ेंगे विक्रम चोल। इनका टाइम पीरियड है 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। चोल साम्राज्य के राज सिंहासन पर विक्रम चोल बैठे थे। इन्होंने अपनी प्रजा के प्रति निष्ठुर व्यवहार रखा, यानी उनसे मतलब नहीं रखा। विक्रम चोल अपनी प्रजा पर अत्यधिक कर लगाते गए, बल्कि लगान वसूली में कठोरता अपनाई जाती थी। विक्रम चोल ने मंदिर बनवाने में अत्यधिक धन खर्चा किया था। इन्होंने मंदिर के में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए थे। विक्रम चोल ने विश्व प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति स्थापित किए थे। यह प्रतिमा कांस्य धातु की निर्मित है। नटराज की मूर्ति भगवान शिव को समर्पित है। विक्रम चोल ने समुद्र त्याग की उपाधि धारण किया था। इन्होंने समुद्र त्याग की उपाधि धारण किया था। अब पढ़ेंगे राजेंद्र थर्ड, जिनका टाइम है 1256 से लेकर 1279 ईस्वी तक। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। इस समय में चोल राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय अवस्था में थी, यानी चोल वंश का पतन होने की अवस्था में थी। पांड्य वंश के शक्तिशाली शासक कुलशेखर ने निर्बल स्थितियों का फायदा उठाते हुए राजेंद्र तृतीय के ऊपर आक्रमण कर दिया। पांड्य शासक कुलशेखर ने संपूर्ण चोल साम्राज्य का अधिकार कर लिया। इस प्रकार चोल साम्राज्य का अंत हो गया। अब चोल प्रशासन राजमंडल कोट्टुम बलनाडु नाई कोर्रम ग्राम। अब पढ़ेंगे हम राजा। चोल कालीन स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुक्रम होता है, यानी पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा, इसी तरह उनका क्रम चलता था। राजा अपने जीवन काल में युवराज की घोषणा कर देते थे। प्रायः राजा के पुत्र युवराज होते थे। युवराज प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। राजा अपने राज दरबार में अधीनस्थ अधिकारी एवं सामंतों से घिरे रहते थे। राज परिवार के लोगों की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाती थी। राजेंद्र प्रथम और परांतक प्रथम ने जीवित अवस्था में ही अपनी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करवाए थे। राजा के दरबार में 2 श्रेणी होती थी। पहला पेरुदनम यानी उच्च श्रेणी और शेरुदनम यानी निम्न श्रेणी। राजा का आदेश प्रायः मौखिक होता था, यानी मुंह से बोला जाता था। राजा के आदेश का कच्चा मसौदा झोले नामक अधिकारी लिखता था।
इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी ओलयनगम करते थे। वीर नामक रजिस्टर पर राजा का आदेश लिखा जाता था। न्याय एवं दंड का विधान चोल काल में सभी प्रकार के न्यायिक मामलों की सुनवाई ग्राम पंचायत करती थी, यानी गांव के लोग करते थे। न्यायिक मामलों में अंतिम आदेश राजा का सर्वमान्य होता था। राजा जिस राज दरबार में बैठकर न्यायिक मामले की सुनवाई करते थे उसे धर्मासन कहा जाता है। राजा को न्यायिक मामले में सलाह देने वाले न्यायाधीश को धर्मशन भट्ट कहा जाता था। न्याय समितियों को न्यायातर कहा जाता था। चोल काल में दंड व्यवस्था नरम एवं उदार थी। दंड दो प्रकार के होते थे, मृत्यु या देशद्रोह दंड और चोरी या जालसाजी दंड। चोल काल में चोरी या जालसाजी को जघन्य अपराध माना जाता था। इसके लिए व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत या देश निष्कासन कर दिया जाता था, यानी देश से निकाल दिया जाता था। चोल काल में छोटे अपराधों में व्यक्ति को मंदिरों में सालों भर दीपक जलाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल नौसेना होती थी। चोल काल में स्थल सेना 4 प्रकार की होती थी। पहला, पैदल सेना बड़ पेर, गज सेना थान पाटक या कल कुंजरी मल्लर। अश्व सेना कुदिरज वंगर, धनुधारी सेना वलीगल। चोल काल में जो सैनिक युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस एवं पराक्रम दिखाते थे उन्हें राजा द्वारा त्रिताय शिखामणि की उपाधि प्रदान की जाती थी। राजा के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड सेना को वेलकार कहा जाता था। अब कर व्यवस्था। चोल काल में आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। चोल काल के समय भू राजस्व की दर 1/3 भाग निर्धारित की गई थी। राज्य में निम्नलिखित कर लगाए जाते थे, जैसे विवाह कर, भवन कर, सीमा कर, व्यवसाय कर, वन संपदा कर, खनिज कर। ब्राह्मणों की बस्ती को अग्रहा कहा जाता था। शिल्पी एवं व्यवसाय को आवासीय क्षेत्र, शमशान घाट या मंदिर, तालाब, नहर। चोल काल में निम्नलिखित पद में खर्च किया जाता था। राज दरबार के शान शौकत में, यानी सैनिक और पदाधिकारियों के वेतन में, राजकीय दान में, प्राकृतिक आपदा के समय अकाल पीड़ितों के सहयोग में, सड़क, नहर एवं तालाब के निर्माण में, मंदिर बनवाने का खर्च, वेली भूमि नापने की इकाई। कर की चोरी करना अपराध माना जाता था। कर न देने पर भूमि जब्त कर ली जाती, यानी भूमि को अपने राजा के हिस्से में कर लिया था। किसी अन्य व्यक्ति को भूमि नीलाम कर दी जाती थी, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी जाती थी। चोल काल में राजस्व अधिकारी वित्तपोषक कहा जाता था। धार्मिक व्यवस्था। चोल काल में राजकीय धर्म शैव था। मंदिरों में भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। मंदिरों में शैव गीतों को बजाया जाता था। ना भी आडंबर ना भी का शैव गीतों का संकलन करता कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विजयालय ने नत्तामलाई में चलेश्वर का मंदिर बनवाए थे। आदित्य प्रथम कन्नूर में कोररंगनाथ का मंदिर बनाए थे। परातक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर में बाला सुब्रह्मण्यम का मंदिर बनवाए थे। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में बनवाए थे। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में शिव का मंदिर बनवाए थे। चोल काल के मंदिरों का निर्माण पाषाण से किया गया था। बड़े बड़े चट्टान को काटकर मंदिर का निर्माण कराया जाता था। चोल काल में कांस्य की मूर्ति अधिक प्रसिद्ध थी, जैसे नटराज की मूर्ति विक्रम चोल द्वारा निर्मित की गई थी। चोल काल में देवदासी प्रथा थी, अर्थात स्त्रियों को मंदिर में दीपक जलाने एवं भजन कीर्तन के लिए रखा जाता था। जो स्त्रियां नृत्य कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी उन्हें भरतनाट्यम के लिए चुना जाता था। अब पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। उलमेरु अभिलेख में चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। चोल काल में ग्राम सभाएं 3 प्रकार की होती है। ग्राम सभाएं उर सभा या महासभा, नगरम। उर का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा होता था। इसमें गांव और नगर दोनों आते थे। यह साधारण लोगों की बस्ती होती थी। उर की कार्यकारिणी समिति को आलूगोड़म कहा जाता था। अब सभा या महासभा।
यह सिर्फ ब्राह्मणों की बस्ती होती थी जिसे अगहरा कहा जाता था। सभा या महासभा में एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता था। कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। वरीयम का सदस्य बनने के लिए निम्न अर्हताएं रखी जाती है, यानी निम्न योग्यताएं रखी जाती है। सर्वप्रथम 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक उम्र होनी चाहिए। 1.5 एकड़ भूमि उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। उनके पास मकान होना चाहिए। एक वेद का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा गया था। प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को चुनाव लॉटरी व्यवस्था से की जाती थी। वरीयम के सदस्यों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक थी। वासिम के सदस्य को वरीयम पेरुम कलम कहा जाता था। नगरम, यह मूल रूप से व्यावसायिक वर्गों के समुदाय की संस्था थी, यानी बिजनेसमैन की संख्या थी। इसके कार्यकारिणी समिति को पेरगुरी कहा जाता था। पेरगुरी के सदस्य को पेरमल्लम कहा जाता था। अब हम आगे अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है शुंग वंश, जिनका टाइम पीरियड 185 ईस्वी से 75 ईस्वी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद के समय में सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। 185 ईस्वी पूर्व में बृहदर्थ राजधानी पाटलिपुत्र से घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखे थे। शुंग वंशी मुख्यतः उज्जैन के रहने वाले थे। शुंग वंश के पूर्वज लंबे समय तक मौर्य वंश के सेवा में थे। भारतीय इतिहास में शुंग वंश को ब्राह्मण स्वीकार किया गया था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का बताया है। पुराण अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इस योग के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे, यानी इस के पुरोहित यानी महर्षि पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेस्टिक तथा मिनास्टर को युद्ध में पराजित किए थे। इसके जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख विस्तार पूर्वक मिलता है। पुराणों से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासकों को 2 बार पराजित किए थे, यानी 2 बार हराए थे। इसी के उपलक्ष्य में 2 बार अश्वमेध यज्ञ होता है। पुष्यमित्र शुंग ने पहली राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी राजधानी विदिशा थी। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा बनाया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों को नष्ट किया था। अशोक द्वारा स्थापित 84 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग को नष्ट किया गया था। बौद्ध ग्रंथों को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के 2 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। मौर्यकालीन अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप की काष्ठ वेदिका नष्ट हो गई। इसके स्थान पर पुष्यमित्र शुंग ने पाषाण वेदिका का निर्माण करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण किए थे। पुष्यमित्र शुंग एक उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालविघ्नमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस पुस्तक में अग्निमित्र और कालविघ्न के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। शुंग वंश के 14वें शासक भागभद्र थे। इनके राज दरबार में तक्षशिला के यौवन शासक एडियालकिड्स के राजदूत हीलियोडोरस विदिशा के राज दरबार में आए थे। हीलियोडोरस की आस्था भागवत धर्म में थी। हीलियोडोरस ने भगवत धर्म से प्रभावित होकर विदिशा में गरुड़ ध्वज यानी गरुड़ स्तंभ की स्थापना किए थे। शुंग वंश के राजकीय भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के विकास में महर्षि पतंजलि का बहुत विशेष योगदान था। मनुस्मृति की रचना शुंग वंश में किया गया था। मनु ने मनुस्मृति से कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होगी वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहुत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 1873 ईस्वी में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर किंगन ने बरहुत के स्तूप का खोज किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पूर्ण संकर व्यवस्था पर रोक लगाई थी। इस काल में ब्राह्मणों का अत्यधिक उत्थान हुआ था। ब्राह्मण अत्यधिक तेज से विस्तार कर रहे थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि थे। 75 ईस्वी पूर्व
देवभूमि के सेनापति वासुदेव ने देवभूमि की हत्या करके शुंग वंश का अंतिम अंत कर दिया। अब वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किए थे। सांची का स्तूप, इसे काकनाथ वेदिसगिरी चैत्यागिरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप यहाँ पर 3 स्तूप, पहला विशाल तथा 2 छोटे छोटे का निर्माण हुआ था। महास्तूप में भगवान बुद्ध का, अशोककालीन धर्म प्रचारकों का, बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र तथा मोदगलयान भरहुत का स्तूप। यह स्तूप सतना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने तथा खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर किंगर ने किया था। अब पढ़ेंगे हम सातवाहन वंश। इसका टाइम पीरियड 30 ईस्वी से 250 ईस्वी पूर्व तक। सातवाहन वंश का मूल स्थान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था। पुराणों में इस वंश का आंध्र तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया। इसे सम्मिलित रूप से आंध्र सातवाहन कहा जाता है। इसको मिलाकर आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र को अनार्त या महाभारत में अलेख तथा मनुस्मृति में वर्णशंकर कहा जाता है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सप्तकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाए थे। सप्तकर्णी प्रथम की रानी बागनिका के नानाघाट अभिलेख से भूमिदान देने का साक्ष्य मिलता है। सातवाहन वंशों द्वारा ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि दान में दिया गया था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में दान देने का साक्ष्य प्राप्त होता है। सातवाहन वंश के शासक हाल एक कवि एवं लेखक थे। इन्होंने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तऋषि नामक पुस्तक लिए थे। इन्होंने नेचुरल भाषा में सप्तसती नामक पुस्तक लिए थे। शासक हाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान गुणाध्याय रहते थे। गुणाध्याय ने बृहद कथा कोश नामक पुस्तक की रचना किया था। इसी समय संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कामंत्र नामक पुस्तक संस्कृत में लिखा था। अब सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सप्तकर्णी थे। इन्होंने शकों के ऊपर विजय प्राप्त किया था, यानी शकों के ऊपर इन्होंने विजय जीत को प्राप्त किया था। इसकी जानकारी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता वलची के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था और नहपान के सिक्के पर अपना नाम अंकित करा था, यानी अपना नाम लिखा था। इन्होंने वेणकंटक नगर की स्थापना की थी। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी को त्रिसमुद्रतयो पितावाहन कहा जाता था, अर्थात गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के घोड़े ने तीनों समुद्रों को पानी पिया था। यज्ञश्री सप्तकर्णी समुद्र एवं व्यापार के प्रेमी थे। इनके सिक्कों पर जहाज, मत्स्य एवं शंख का चित्रांकन किया गया। सातवाहन काल में शीशे के सिक्के चलाए गए। सातवाहन वंश मात्र शतात्मक था। सातवाहन काल में ही अमरावती का स्तूप तथा नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण हुआ था। अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। अमरावती शैली में गीतशील थी। आकृतियों के प्रयोग और अधिक बल दिया गया। इस शैली के मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अब हम लोग यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री समाप्त होती है। अब इस तरह के हम लोग पूरे हिस्ट्री को समाप्त कर दिए। थैंक यू। इसके बाद अगले सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।